लीडरों ने सच्चे मुझे लगता है ऑनेस्टली काम किया होता तो कश्मीरी पंडित भाई आज के डेट में हमारे मोहल्लों में रह रहे होते। कश्मीर में वो कियोस नहीं होता। आज के डेट में कश्मीरियों पे, मुझ पे, मैं असनली है उनकी जो पर्सनालिटी है, अ, मुझे नहीं लगता है उस पे हमें ज्यादा बात करने की जरूरत है। उन्होंने कितने रंग बदले अभी तक, चमगादड़ भी उन्हें देखकर हंसता होगा। बाजी का माहौल, हड़तालों का माहौल, पकड़ दकड़ का माहौल, तो वो उस वजह से कई बार वहां पार्लियामेंट में चले गए और कई बार यहाँ हुकूमतें संभाली। कोई क्रेडिबल के जो बच्चे हैं, पड़ोसी मुल्क के बच्चे हैं, उन्हें वहां के जो जो वहां की इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, टेरर इंडस्ट्री में उन्हें तैयार किया जाता है। वहां के बच्चों को बिल्कुल। हालांकि बहुत बुरा लगता है, उन्हें तैयार किया जाता है आपको कश्मीर में जाना है। फिर कश्मीर में एक कश्मीर के समाजी लीडर मक्खन लाल बिंद्रू साहब को मारना है। ये हमारे पार पार वाले लोगों का फंडा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ, जैसे कि देख सकते हैं, जावेद बेग तशरीफ लेकर आए हैं और काफी वक्त बाद आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जावेद जी, नमस्कार। नमस्कार अंबर, शुक्रिया मुझे फिर एक बार अपने इस अच्छे प्रोग्राम में मदद करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे शो पर तशरीफ लेकर आए। जावेद जी, मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। आपने कल ही बयान सुना होगा फारूक अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने कहा संसद में कि आप मेरी बात सुन लीजिए, और अपने लीडर से वो कहते हुए ये बात नजर आए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। ये उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में बात कही, और अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती के साथ रहेंगे तो हम दोनों ही तरक्की करेंगे, इस तरह से उन्होंने शुरुआत की। और अगर दुश्मनी रहेगी तो तरक्की कम होगी। और अगर आप इस बात को माने या ना माने, और हम युद्ध के दम पर आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर आप में दम है तो आप पाकिस्तान से युद्ध कर लीजिए और हम पे शक करना बंद कर दीजिए। उन्होंने अपने को भी कहा कि कश्मीरियों के कॉन्टेक्स्ट में कि हम पे शक करना बंद कर दीजिए कि हम पाकिस्तानी हैं, कब तक शक करते रहेंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तान को लेकर ये कह रहे हैं कि दम है तो पाकिस्तान से युद्ध कर लीजिए। ये किस तरह की मानसिकता है? आखिर आप इस पूरे बयान से आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर दिल कहाँ है और दिमाग कहाँ है इनका। अंबर, फारूक अब्दुल्ला साहब चूंकि अब उम्र का तकाजा है, हालांकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला साहब जो पर्सनली है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, मुझे नहीं लगता है उस पर हमें ज्यादा बात करने की जरूरत है। उन्होंने कितने रंग बदले अभी तक, चमगादड़ भी उन्हें देखकर हंसता होगा। जितने उन्हें रंग रूप बदले, इसमें मुझे नहीं लगता है कोई अचंभे की बात है कि फारूक साहब ने कल क्या कहा या परसों वो क्या कहने वाले हैं। कुछ भी कह सकते हैं। और जो शौक रीजनल पार्टीज को 2019 में पीएम साहब ने दिया, ये एक शौक था, क्योंकि ये रीजनल पार्टीज जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस वादी कश्मीर की आवाम को धोखा दे रही थी पिछले 75 साल से, बिलखुसूस पिछले 35 साल से, जब यहाँ पे दहशतगर्दी स्टार्ट हुई थी। इन्होंने कश्मीरियों को एक डर के माहौल में आजमा के रखा था। ये दोनों जो रीजनल पार्टीज है जिन्होंने यहाँ वक्तन फवक्तन हुकूमत संभाली, इन्होंने आपस में एक फिक्स मैच रखा था कि जब हम हुकूमत में होंगे तो आप वो डर का माहौल पैदा करना, और जिस वक्त आप हुकूमत चलाएंगे तो हम आपका भरपूर साथ देंगे, जिसमें कश्मीरी लोग मारे गए। हजारों की तादाद में हमारे जो बच्चे हैं वो कब्रिस्तानों में है। रही बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, पूरी दुनिया उन्हें मानती है। हमारे पड़ोसी मुल्क में आप किसी भी लीडर से, किसी भी वहां के जो ज़हीन तबके के लोग हैं या फलसफा निगार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, किसी से भी आप पूछिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हर जगह इज्जत होती है। उन्होंने जो बातें कही, बिल्कुल वो तो हमारे दिलों पे लिखी हुई है कि दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाया नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना आपको, ना मुझे, और ना ही किसी और को। लेकिन ये देखना है कि बोल कौन रहा है।
और किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं और कब किस सिचुएशन में बोल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। खासकर मैं हमारे कश्मीर के लोगों की बात करूं, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। उन्होंने एक माहौल बनाकर रखा था जिस माहौल में 1500, 800, 1000 वोट उनके लोगों को आते थे और वो मंत्रालय में जाते थे, वो हुकूमतें संभालते थे। 5 लाख पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख वोटर्स होते थे और उन्हें 30,000 वोट मिलते थे, 15,000, 8,000। वो कैसे मिलते थे, वो कौन सा माहौल पैदा करते थे, डर का माहौल, पत्थरबाजी का माहौल, हड़तालों का माहौल, पकड़ दकड़ का माहौल। तो वो उस वजह से कई बार वहां पार्लियामेंट में चले गए और कई बार यहाँ हुकूमतें संभाली। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी हुकूमतों की, उस पर आज भी सवालिया निशान उठते। आप खुद बखूबी जानते हो 87 के इलेक्शन पे जो डाका फारूक साहब ने और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर डाला, उसी के नतीजे में हमारे हजारों की तादाद में बच्चे मारे गए। हमारे बच्चे पड़ोसी मुल्क के उस झांसे में फंस गए जिसमें वो बिल्कुल दहशतगर्द आपने बने। देखा। अच्छा। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। इतिहास गवाह है हमारे मुल्क ने कभी किसी मुल्क पे, कभी किसी सॉवरन स्टेट पे हमला नहीं किया है और आने वाले वक्त में भी हम किसी पे हमला नहीं करने वाले। बट वी नो हाउ टू डिफेंड आवर टेरिटरी एंड पीपल, वी नो, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। जब अपने ज़मीन की, अपनी सरहद की रखवाली करने की बात आती है, तो जवाब देना भी हमको आता है। हम किसी पे हमला नहीं करते, लेकिन जवाब तो बखूबी देना बिल्कुल चाहते हैं। एक सवाल जावेद जी आपसे है कि हमने देखा, क्योंकि मैं पाकिस्तान और जितने भी इस तरह के खबरें होती हैं, उनको काफ़ी उस पे नज़र रखती हूँ। और हमने देखा कि पिछले 2 हफ्ते से अब लगातार पाकिस्तान की तरफ से चाहे हम शहबाज शरीफ की बात करें, कहीं न कहीं इनफैक्ट उनके एम्बेसडर मसूद खान जो अमेरिका में हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कही। और इधर से हम देख रहे हैं ये इस तरह की बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। क्या इन सारी चीज़ों में कोई कनेक्शन निकाल के देख सकते हैं हम? देखिए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला साहब JKLF के फाउंडिंग मेंबर है, ये सबको पता है, हमारे इंटेलिजेंसिया को पता है। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने बहुत सारे जो यहाँ तंजीमें कश्मीर में सरगर्म थी, उनके साथ भी एक वक्त तक अच्छी खासी दोस्ती रखी। मारा कौन गया? कश्मीर का वो गरीब बच्चा, गरीबों के बच्चे जेल में हैं, मारे गए, उनका करियर तबाह हुआ, FIR लगे उनपे पोटा लगवाया फारूक साहब ने, PSA लगवाया। फारूक साहब और उनके घराने को कभी कोई असर नहीं पड़ा ना, तो आज के डेट में भी क्या पता कोई कनेक्शन हो भी सकता है। मुझे लगता है हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्हें नहीं, इसकी, देखिए, मुझे अभी लगता है तहतक जानना चाहिए। पाकिस्तान वही बात करता है, भारत से रिश्ते उठाने की बात कर रहा है। भारत की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं मिलता। वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि भारत से रिश्ते आगे, भारत से हम बात करें, इनिशिएट होनी चाहिए टॉक। इधर इन्होंने संसद में ये बात उठा दी, तो मतलब टाइमिंग, आप पाकिस्तान को ही लेके बात कर रहे हैं, आप कश्मीर को लेके बात कर सकते हैं, आप इंडिया को लेके बात कर सकते हैं। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात आप इतनी शिद्दत से पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो बात है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब और उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में, खैर जम्मू में उनकी उतनी जमीन थी नहीं, कश्मीर में थोड़ी बहुत जितनी जमीन बची कुची थी 87 के रिगिंग के बाद, 96 के वो फिक्स इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है 2019 के बाद वो जमीन भी खिसक गई है। अब थोड़ा सा खुद को रेलिवेंट रखने के लिए और अपनी पार्टी को यहाँ के सियासी कॉरिडोर्स में उनकी चर्चा हो, इसलिए वो कभी कभार ऐसे बयान देते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान चूंकि अब नाकामी के आखिरी स्टेज पे, एज अ स्टेट पाकिस्तान जिस तरीके से तबाह हो चुका है, मुझे लगता है हमें हमदर्दी रखनी चाहिए। अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया और 35 साल से हमारे जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर में जिस तरीके से मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, स्पॉन्सर किया, हमारे बच्चों को गलत रास्तों पे धकेला, हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दाना वाकयात किए। इस सारे फसाड को मद्देनजर रखते हुए एक वक्त तो आ गया, कर्मा, मैं बड़ा स्पिरिचुअल इंसान हूँ, स्पिरिचुअलिटी पे मुझे भरोसा है। अब फाइनली एक वक्त आ गया कि पाकिस्तान उस जो गलत पॉलिसियां अपनाई थी उसका खमियाजा उठा रहा है। लेकिन एक चीज है अंबर, एक तबका पाकिस्तान में है जो खुद सफर हो रहा है उससे।
जो पिछले कई साल से सफर हुआ, वो कभी भी हमारे मुल्क के साथ गलत ताल्लुकात नहीं चाहते थे। हालांकि वो भी पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के विक्टिम्स। एक तबका है वहां पे जो पीस को मानते हैं, जो भाईचारे में यकीन रखते हैं, जो पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है बहाल करने में यकीन रखते हैं, लेकिन उनकी कोई से नहीं है वहां पे। पाकिस्तान की स्टेट ने उस छोटे से तबके को दबा के रखा है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें सिंध के लोग जो सिंधु देश बनाना चाहते हैं। वो लोग, मुझे नहीं लगता है आने वाले जल्द वक्त में कभी भी अपनी जो है कोई से है उनकी, या उनकी कोई बात सुनने वाला है पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, फारूक साहब के मशवरे की जरूरत हमारे मुल्क को नहीं है। फारूक साहब अपने पुराने जो गुनाह उन्होंने किए हैं, अगर अगर फारूक साहब हकीकतन, आजकल फारूक साहब मजहब की बातें ज्यादा दोहराने लगे हैं। आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बड़े मस्खरे अंदाज में वो मजहब की बातें दोहराते हैं। मुझे लगता है पार्लियामेंट जैसे उस होली फ्लोर पे अगर फारूक साहब एक बार पूरे मुल्क के सामने हाथ जोड़कर जम्मू कश्मीर की आवाम से, बिलखुसूस वादी कश्मीर की आवाम से माफी मांगेंगे, जो उन्होंने गुनाह किए 87 के इलेक्शन रिग करके, 96 के इलेक्शन को मैनेज करके, उसके बाद कश्मीरियों पे जो मजालिम डाले, कोटा लाकर, पीएसए लाकर, टास्क फोर्स बनाकर, जो रेनिगेड्स को उन्होंने एक वक्त दिया था जिसमें हजारों की तादाद में कश्मीर के मासूम लोग मारे गए, बहुत हमारे नौजवान अपने करियर से हाथ धो बैठे। मुझे लगता है अगर पार्लियामेंट के उस मुकद्दस और मुतबरक फ्लोर पे फारूक साहब एक बार पूरी कौम से, इंसानियत से माफी मांगेंगे, बिलखुसूस कश्मीर के अवाम से, कश्मीर के नौजवानों से, तो उनकी बात पे मुझे लगता है फिर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे तो वो एक मस्खरा सियासी मुझे लगता है एक नमूना है, जिसे जी। मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क में या कहीं और कोई सीरियसली लेता होगा, मुझे नहीं जावेद लगता। जी, उन्होंने मोदी सरकार को भी घेरा और कहा कि जो कश्मीर में पीस की बात की जाती है और जो टूरिज्म की बात की जा रही है, ये एक झूठा दिखावा है, जबकि असलियत कुछ और है। हमने अभी देखा G20 समिट हुआ और बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर गए, डेलीगेट्स आए, दुनिया भर ने देखा कश्मीर में किस तरह के हालात हैं। जो एक कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी वाला एक वो एक कहीं ना कहीं उसको लेकर एक इमेज बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं बदली ग्लोबली। लेकिन इनकी तरफ से जो बात कही जा रही है, आप एक कश्मीरी हैं, अगर वहां पर रहते हैं, सच्चाई मैं आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अंबर फारूक साहब या जो बाकी यहाँ ओरिजिनल सियासी पार्टियां हैं, उनके दौरे हुकूमत में सिस्टम बीमार था, बहुत बीमार था, वेंटिलेटर पे था। कश्मीर के लोग खुश नहीं थे। टूरिज्म को रिमूव करके, टूरिज्म को रिप्लेस करके टेररिज्म लाया गया, ये हकीकत है। हालांकि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर, वादी कश्मीर टूरिज्म के लिए एक नुमाया जगह है हमारे मुल्क में, जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहा जाता है। लेकिन फारूक साहब और उनकी पार्टी ने टूरिज्म को रिप्लेस करके टेररिज्म यहाँ पे इंप्लीमेंट करा था। अब जब टेररिज्म रिप्लेस होकर टूरिज्म वापस आया, जिसमें आपने खुद देखा पिछले 3-4 साल से, बिलखुसूस पिछले साल और इस साल अभी तक, जो हमारे यहाँ पे मुकद्दस यात्रा के लिए जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, जो हमारे मेहमान आते हैं, एक भी वाकया ऐसा रोनुमा नहीं हुआ जहां हमारे किसी यात्री पे कोई हमला हुआ हो, हमारी किसी यात्री को कहीं पे एक खरोश भी आई हो। इसी तरह सबसे ज्यादा फुटफॉल पिछले साल और इस साल टूरिज्म के हवाले से, चाहे हमारे मुल्क के हों या बैरून मुल्क के हों। क्या ये एक नुमाया जवाब नहीं है फारूक साहब के उन प्रोपेगेंडा वाले क्लेम्स का? ये एक कश्मीरी कह रहा है। मैं आई एम नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी एज ऑफ नाउ, as a political analyst, as a writer, as a debater, as a political activist, as a socio-political activist, इन सारी चीजों पे मेरी नजर है और मैं जमीन के साथ जुड़ा हुआ एक्टिविस्ट हूं। मैं फारूक साहब या उनके बेटे की तरह लंदन में बैठ के किसी कैफे डे पे पिक्चर उठाकर कश्मीर की बात नहीं करता हूं। कश्मीर के आवाम के बीच में बैठकर कश्मीर की बात करता हूं, कश्मीर के आवाम की ग्रीवांसेस की बात करता हूं। मुझे एक चीज बताएं, पिछले 4 साल से मुझे एक बच्चा दिखाएं जिस बच्चे को स्टून पेल्टिंग में कहीं पे मारा गया हो। एक बच्चा दिखाएं जो पैलेट गन का शिकार हुआ हो। एक बच्चा दिखाएं जो किसी सियासी पार्टी की वजह से जेल में हो। एक भी बच्चा ऐसा नहीं। यहाँ ये पार्टियां
अपने अपोनेंट्स को दबाने के लिए, दबोचने के लिए उनके बच्चों को जेल में डालते थे, फॉल्स चार्जेस लगवाते थे। आज आप देखिए सिस्टम इतना रोबस्ट हुआ है, प्रोएक्टिव हुआ है, कहीं पे भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेने से डरता है। एक डर का माहौल आज के डेट में रिश्वत वालों में है, ना कि पब्लिक में है। आप देखें आज के डेट में मैं जिस जगह पे हूं इस वक्त, दूध पथरी मेरे इलाके का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ होम स्टेज में हजारों की तादाद में टूरिस्ट आए हुए हैं। मेरे मेरे घर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर से आए हुए कुछ टूरिस्ट थे। अभी तक कोई डर का माहौल नहीं। रात के 11 बजे हम गांव के लोगों के साथ बैठकर कहवा पीते हैं। कहवा यहाँ कश्मीर का एक स्पेशल कॉफी है, सैफरन से बनती है। मैं जानती हूँ। यहाँ कश्मीर में जगह जगह आज के डेट में फिल्म शूटिंग चल रही है, जो हमने मेरी एज के जवानों ने जो मिस किया था। मेरे घर के सामने पिछले 1 महीने से शूटिंग चल रही है, और साउथ की किसी बड़े से बैनर तले बड़े एक्साइटेड लोग थे। तकरीबन 5,000 लोग वहां जमा हुए थे। फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ लोकल पुलिस के साथ साथ वॉलंटियर्स भी उसमें जुड़ गए। क्या ये अच्छे दिन नहीं है? मुझे बताएं, हमारे कश्मीर के लोग इंटरनेशनलाइज हो रहे हैं। कश्मीर की जो लोकल इंडस्ट्री थी, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, सैफरन कल्टीवेशन, वो इंटरनेशनल हो गई है। मेरे गांव के एक होनहार शख्स बशीर अहमद भट्ट साहब को शिल्प गुरु अवार्ड मिला हैंडीक्राफ्ट्स में। कल तक हैंडीक्राफ्ट्स में काम करने वाले लोगों को, यकीन माने आपको हंसी आएगी, उनको रिश्ता नहीं मिलता था यहाँ कश्मीर में। उन्हें एक अलग अलग नजर से देखते थे, अलग निगाह से देखते थे। आज के डेट में आप यकीन माने वो लोग इतने एम्पावर हुए। या जो पसमानदा तबके के हमारे कश्मीर के मुसलमान हैं, कश्मीर में भी पसमानदा तबके के मुसलमान हैं, उन्हें कल तक यहाँ जो ये पार्टीज के लोग या उनके मानने वाले, वो उन्हें अपने बराबर नहीं समझते थे। आज के डेट में वो लोग एम्पावर हुए। वुमेन एम्पावरमेंट कश्मीर में आज के डेट में आप खुद देख सकती है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, शी इज अ लेडी। केवीआईबी की चेयरपर्सन, शी इज अ लेडी। हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स को हेड कर रही है, दे आर लेडीज। आप इससे पहले इतनी एम्पावरमेंट कहीं पे नहीं थी। पंचायती राज में रिजर्वेशंस हुई फीमेल्स के लिए। डीडीसी काउंसिल में, हालांकि आई आल्सो फॉट डीडीसी इलेक्शंस, वुमेन रिजर्वेशन हुई। पहाड़ी जो हमारे बरादरी के लोग हैं उन्हें रिजर्वेशंस मिली, जिन्हें अभी तक इग्नोर किया जाता था। बाकी तबके के लोग जैसे चौपान तबके के, कुमार तबके के, उन्हें भी मौजूदा हुकूमत ने आश्वासन दिया है कि उन्हें भी एम्पावर किया जाएगा। तो वो जो भेदभाव था, भेदभाव का माहौल खत्म हुआ। माइंडसेट में, मानसिकता में तब्दीली आ ही गई। अब ये चीजें इन्हें रीजनल पार्टीज या उन सियासतदानों को पसंद नहीं है जिन्हें अपनी जमीन इस वक्त कम होती नजर आ रही है। तो वो कोई भी बात बोल सकते हैं। उनकी नजरों में अमन तभी होगा, उनका फॉर्मूला है जब उन्हें हुकूमत आप देंगे। कश्मीरी लोग मरे, यहाँ हड़ताल 6-6 महीने हो जाए, या इंटरनेट बंद रहे। आज के जमाने में लेफ्ट लिबरल लोग पार्टीज हैं, उनको लोकतंत्र तभी भाता है जब वो सत्ता में होते हैं, वरना लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। बिल्कुल, इनका फॉर्मूला अलग है। इनका फॉर्मूला अलग है। ये हमारे होली कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग नहीं है। इनका अलग ही एक फंडा है। जब हुकूमत इनके हाथ में हो तब ये कहेंगे दिल्ली वाले लोग ठीक है, तब ये कहेंगे हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, तब ये कहेंगे कि एक्सेशन विद यूनियन ऑफ इंडिया ठीक था। जब इन्हें हुकूमत ना मिले तो आउट ऑफ दैट jealousy, out of that frustration, they all of a sudden turn anti system। इनके हिसाब से फिर अच्छा खासा सिस्टम, रोबस्ट सिस्टम, हेल्दी सिस्टम फिर सही सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें या इनके बच्चों को आपने एम्प्लॉय नहीं किया। हालांकि लोकतंत्र है, यहाँ हुकूमत कोई भी अगर कोई इलेक्शन जीते और हुकूमत बनाए, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इन्होंने तरीकेकार अपनाया था 87-96 में, ये शायद मुझे लगता है ये फिर वही दोहराना चाहते हैं। लेकिन जमाना बदल गया है। कश्मीरी, खासकर कश्मीर का नौजवान इस टाइम इंटरनेशनल है। कश्मीर के नौजवान आज के डेट में दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन निकालते हैं। कश्मीर के नौजवान ओलंपिक्स में जाते हैं। कश्मीर के नौजवान पैरा ओलंपिक्स में, जो कश्मीर में जिन्हें हम फिजिकली चैलेंज समझते थे, वो आज के डेट में कश्मीर का जवान पैरा ओलंपिक्स में जाकर वहां पे कश्मीर नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करता है। और दूसरी साइड से हमारे पड़ोस के जो बच्चे हैं, पड़ोसी मुल्क के बच्चे हैं, उन्हें वहां के
जो जो वहाँ की इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, टेरर इंडस्ट्री में उन्हें तैयार किया जाता है वहां के बच्चों को। बिल्कुल, हालांकि बहुत बुरा लगता है, उन्हें तैयार किया जाता है, आपको कश्मीर में जाना है, फिर कश्मीर में एक कश्मीर के समाजी लीडर मक्खन लाल बिंद्रू साहब को मारना है। ये हमारे पार पार वाले लोगों का फंडा है। उन्हें कहा जाता है कश्मीर में एक प्रोमिनेंट लॉयर है, उसके घर जाकर उसे मारना है। या फिर एक बच्ची हमारी कश्मीर की जो एक आर्टिस्ट है, अमरीन भट्ट, उसके जी। घर जाकर उस बिचारी को मारना है, जो अपने घर के लिए, माँ बाप के लिए, अपने लिए एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, एक आर्टिस्ट थी। तो ये उनका फंडा है। लेकिन हमारे कश्मीर में मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल पीएम साहब के साथ साथ हमारे एलजी साहब को भी। एलजी साहब ने जिस तरीके से काम किया, हालांकि पॉलिटिकली मेरे उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, उनकी पार्टी के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एज हेड ऑफ द स्टेट उन्होंने मुझे नहीं लगता है कोई कसर रखी। या जो आज का सिस्टम है, सिस्टम एक अच्छा एक हो रहा सवाल है है, हमारा। असर लगती है और सवाल भी बड़े खड़े होते हैं क्योंकि अभी 5 साल सॉरी 4 साल पूरे हुए हैं 5 अगस्त 2019 को जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और हमने थोड़े ही दिन पहले 4 साल पूरे किए हैं। उसके ऊपर जितने भी आपने अचीवमेंट्स और जो भी अच्छे-अच्छे काम कश्मीर में हुए और जो बदलाव हुए हैं वो आपने गिनाए और उसकी बात सभी लोग करते हैं। लेकिन एक सवाल जो रहता है और जो सवाल फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी किया कि मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए क्या किया? हमने तो बड़ी कोशिशें की। मोदी सरकार से तो सवाल है कि वो अभी तक ये काम नहीं कर पाए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब हम्म। ने पंडितों की वापसी के लिए, कश्मीरी हिंदुओं की वापसी के लिए क्या किया? अंबर, ना ही फारूक साहब या उनकी पार्टी ने कुछ किया, और ना ही बाकी जो सियासी जमातें हैं जो जिन्होंने हुकूमतें संभाली, जिसमें कांग्रेस जिन्होंने अच्छे खासे टाइम तक जम्मू कश्मीर जो एरिसवाइल स्टेट थी हुकूमत संभाली, उन्होंने भी कोई इतना सा भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आ गए। बल्कि उन्हें कश्मीर से बाहर रखने में इनका एक अच्छा खासा और कलीदी रोल। अगर इन्होंने, मुझे लगता है अगर इनके इंटेंशन सही होते और ये चाहते कि कश्मीरी पंडित भाई वापस आकर अपने गांव, अपने मोहल्लों, अपने टाउन्स में जाकर बसे, जिस तरह हम रहते थे उसी तरह रहते, तो मुझे नहीं लगता वो कोई बड़ा मामला होता इनके लिए जब इनके हाथ में हुकूमतें थी। हालांकि फिर वो निकलते ही नहीं। अगर इनकी सियासी जमातें और इनकी हुकूमतें सही होती, फिर कश्मीरी पंडित भाइयों को यहां से निकालते ही क्यों? आज हमारा समाज बड़ा कमजोर पड़ा हुआ है। हमारा समाज बड़ा कमजोर पड़ा हुआ है। हमारे समाज में जो खलिश पैदा हुई कश्मीरी पंडित भाइयों के यहाँ से निकलने की वजह से, वो खलिश अभी तक मुझे नहीं लगता है फिल हुई है। अगर इन जमातों ने, इन सियासी लीडरों ने सच्चे मुझे लगता है ऑनेस्टली काम किया होता, तो कश्मीरी पंडित भाई आज के डेट में हमारे मोहल्लों में रह रहे होते। कश्मीर में वो कियोस नहीं होता। आज के डेट में कश्मीरियों पे, मुझ पे, मैं कश्मीर का एक मुसलमान हूं, मुझ पे भी एक इल्जाम है, जो इल्जाम मैंने आउटराइटली रिजेक्ट किया है, कि जिन्होंने कश्मीरी पंडित भाइयों को मारा, जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की, उनके साथ कानून के एतबार से जो बनता है वो हो जाए। लेकिन वो बदनामी मैंने भी काफी हद तक झेली है। ये इन सियासी पार्टियों की वजह से, इन सियासी लीडरों की वजह से वो बदनामी कश्मीर के हर मुसलमान को उठानी पड़ती है। और कश्मीर के मुसलमान को आज के डेट में मुझे लगता है सोचना चाहिए कि उस बदनामी जो इन सियासी जमातों, इन सियासी लीडरों की वजह से हमें 35 साल में मजबूत बना थ्रू बैलेट कल यहां सफे हस्ती से खत्म करना होगा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू आंसर देम, टू टीच देम अ लेसन। दिस इज व्हाट आई डू। बिल्कुल, आपने सही कहा और हम जो जिस तरह बदलते हुए कश्मीर को देख रहे हैं, जहाँ पर कश्मीर में तरक्की और हर तरह से कश्मीर आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट पड़ोसी मुल्क में भी कश्मीर को देखकर काफ़ी बातें की जाती हैं और काफ़ी सारे इस तरह की बात की जाती है कि हमारे पूरे मुल्क में देख लीजिए और कश्मीर या पूरे भारत की तो खैर बात ही हम पूरे ग्लोबली करते हैं तो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। लेकिन जो सवाल हमने सबसे अंत में डिस्कस किया कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए, किस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अभी जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़े हुए केसेस थे, उनको रीओपन करने की बात हो रही है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि हम उन सारे ज़ख्मों पे एक मरहम लगाते हुए देखें अगर उनके गुनहगारों को
सज़ा मिलती है, तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी और कश्मीर की आवाम की तरफ से भी इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए कि जो लोग विस्थापित हो चुके हैं, उनको वापस घर लाया जाना चाहिए। जावेद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप चर्चा में जुड़े और आपने ये जो हकीकत है, उससे एक बार हमेशा की तरह आप बड़ी ईमानदारी के साथ बात रखते हैं, रूबरू कराया। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच अंबर। मैं फिर एक बार आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा या आपके प्लेटफॉर्म को। इट्स डिबेटेबल। ये एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू योर टीम फॉर ब्रिंगिंग सच वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बिल्कुल कैंडिडली हर किसी को मौका देना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया एंड जय हिंद। थैंक थैंक यू। यू।